नमस्कार, सलाम, राम राम दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। चलिए विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जस्ट अ स्मॉल 10 सेकंड रिकैप। कल हम लोगों ने देखा था बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जब दो बिजनेस आपस में मिल जाते हैं फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के फायदे के लिए, इसको बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। का मेन नेम क्या होता है? मोनोपोली बनाना। मेन नेम क्या होता है दोस्तों? मोनोपोली बनाना। मेन नेम क्या होता है? मोनोपोली को बनाना। ठीक है। अच्छा, ये बिजनेस साथ आते हैं तो इसके लिए इसके ना सिर्फ मोनोपोली बनना, इसके अलावा और भी कई फ़ायदे होते हैं, जैसे प्राइस स्टेबल हो जाती है, सस्टेन्ड ग्रोथ हो जाती है, कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है, मोनोपोली से कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होता, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिल जाती है, मटेरियल और मैन पावर इनकी मिल जाती है, एक हो जाती है। बोलो यस और नो? प्राइसेस में स्टेबिलिटी, बिजनेस साइकिल से बच जाते हैं। तो ये सारे फ़ायदे थे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में। आज हमको देखना है कॉजेज़। ये कॉजेज़ से बेटर मैं बोलूँगा रीज़न या बेनिफिट्स। क्या रीज़न है, क्या बेनिफिट्स हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन बनाया जाता है? कॉजेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन या रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। नंबर वन, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टफुल कंपटीशन। लाजमी सी बात है सर, आपको याद है पपलू प्लस झपलू मिले थे, क्यों? जिससे वो कंपटीशन को अवॉइड कर सके, कंपटीशन को अवॉइड कर सके। वेस्टफुल कंपटीशन बच्चों, जो दोनों के लिए बर्बाद था, दोनों का नुकसान कर रहा था। लोगों ने बोला और साथ में आते हैं और इस वेस्टफुल कंपटीशन को अवॉइड कर दे, इस वेस्टफुल कंपटीशन को खत्म कर दे। समझ में आया? मैं जो एक्सप्लेनेशन के लिए पेन यूज़ कर रहा हूँ उसे मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ, इससे आपको पता रहे। ठीक है ना कि मैंने पहले क्या लिखा था। तो अवॉइडेंस ऑफ वेस्टफुल कंडीशन अकॉर्डिंग टू हैनी, बेटा ये डेफिनेशन याद कर। इसने कौन सी डेफिनेशन दी? क्योंकि एमसीक्यू में मोस्ट रिलेवेंट है, एमसीक्यू में मोस्ट रिलेवेंट है। अकॉर्डिंग टू हेनी, द मेजर ड्राइविंग फोर्स मतलब रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। हम भी मानते हैं सर, कॉम्पिटिशन अवॉइड करना ही मेजर रीजन है कि बिजनेस एक साथ कंबाइन करते हैं। नंबर टू, टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। बोलो याद है कल हम लोगों ने देखा था लार्ज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल क्या होती हैं सर? हमारी कॉस्ट मेनली कम हो जाती है, हमारी कॉस्ट मेनली कम हो जाती है। मैंने बगल में लिख भी दिया, ब्रिंग्स डाउन कॉस्ट, जिसे आप नोट कर सकते हो। तो प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल ब्रिंग्स मेनी काइंड्स ऑफ लाइक टेक्निकल। जब बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करेंगे तो हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी मतलब बड़ी बड़ी मशीनें हायर कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं। छोटे लेवल प्रोडक्शन पे क्या करोगे यार? इतनी बड़ी नमकीन की दुकान चला रहे हो, क्या टेक्नोलॉजी हायर करोगे? आप बड़े रंग का अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो, बड़े लेवल का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो लाजमी सी बात है आप टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकते हो। फाइनेंशियल सर, पैसा सबका साथ में आएगा तो बड़ा फाइनेंस मतलब बड़ा बिजनेस। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर बड़ा फाइनेंस मतलब बड़ा बिजनेस कैसे? बेटा, अब दो बिजनेस को कंपेयर करो, दो बिजनेस को कंपेयर करो। एक बिजनेस है सब्जी का ठेला, नॉट टू डीमीन एवरीवन एनीवन, कि बेटा जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो अपने परिवार का पेट पाला है तो ही शुड बी रिस्पेक्ट। ये रहा, ठीक है, सब्जी का ठेला। कितनी इन्वेस्टमेंट लगती होगी सर? 5-10 हज़ार रुपए का ठेला होगा। अगेन माइंड माई ड्राइंग, ठेला यहाँ मैंने लिख दिया ए ला, अब आपको मानना पड़ेगा। एंड लेट्स अज्यूम अ पेट्रोल पंप, अ पेट्रोल पंप, ठीक है, ये पेट्रोल पंप है जिंदगी, पेट्रोल पंप। ये दो बिजनेस है बेटा। ठेले में इन्वेस्टमेंट कितना लगता होगा मैक्सिमम? सब्जी वब्जी ठेला वेला मिला के मैक्सिमम लगा होगा तो 20 हज़ार रुपये लगा होगा। पेट्रोल पंप पे इन्वेस्टमेंट कितनी लगती होगी सर? अंदाजन मैं मान के चल रहा हूँ 2 करोड़ लगती, तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 2 करोड़, ठीक है ना। ये 20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट, ये 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। आप बताओ प्रॉफिट कहाँ पे ज़्यादा है? लेकिन सर इसमें इन्वेस्टमेंट भी तो ज़्यादा है बेटा। बेटा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में जो रिटर्न आ रहा है वो यहाँ पे ज़्यादा। यहाँ पे अगर इसने इन्वेस्टमेंट की है 20 हज़ार रुपए की, तो इसको डेली का रिटर्न कितना मिलता होगा यार? 300-400। बोलो ऐसा नो? इनका मंथली रिटर्न लाखों में होता है बच्चों, लाखों में होता है, ये नो? तो इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न यहाँ पे। आप खुद देखो ना, अगर आप महंगा बिजनेस बड़ा बिजनेस करोगे तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उसके मुकाबले रिटर्न भी बहुत ज्यादा आता है। छोटा बिजनेस करोगे यार, अब तुम मान के चलो आप 5 रुपए का बिस्किट बेचो, उसमें कितना मार्जिन बचता है? मुश्किल से बचता होगा तो 50 पैसे या 1 रुपए। समझ रहे हो ना? तो मार्जिन भी कम है। तो वही बोल रहा है कि जब आप बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करते हो, एक साथ आते हो ना, तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है। और मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब एनीथिंग डन टू प्रमोट सेल्स, एंड टू प्रमोट सेल्स, तो मार्केटिंग में भी बेनिफिट आपको मिलता है। कैसे सर? एक साथ आने से आपका पैसा पूल हो सकता है। बोलो ये सुनो। मेन तो सर ये होता है ब्रिंग्स डाउन कॉस्ट, जो मैंने नोट कर लिया। डिजायर फॉर मोनोपोली, तो सारे बिजनेस साथ आते हैं क्योंकि उनको मोनोपोली बनानी होती है। आपको याद होगा तो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी यही सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। बुक बार बार घुमा 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 एक ही चीज बोल रही है।
यहाँ पे एक चीज पर देखना भैया, मोनोपोली बनेगा तो आपके प्रॉफिट्स लार्जर होंगे। मोनोपोली अननेचुरल आउटकम ऑफ कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन हो रहा है तो मोनोपोली बनेगी। नेचुरल आउटकम लीड्स टू कंट्रोल ऑफ मार्केट्स, सर मार्केट कंट्रोल में आ जाते हैं, कंट्रोल ऑफ मार्केट, क्योंकि जितने लोग बेच रहे थे वो सारे एक हो गए। अब आप मान के चलो आपके क्षेत्र, आप जहां भी रहते हो, आप जिस भी एरिया में रहते हो, वहां के जितने ट्यूशन टीचर हैं, जितने ट्यूशन टीचर हैं वो सारे मिलके एक कोचिंग के नीचे आके बैठ जाए, एक छत के नीचे आके बैठ, आपस में चैप्टर्स तक बांट लेंगे, ये चैप्टर आप पढ़ाना, एक चैप्टर आप पढ़ाना, एक चैप्टर आप पढ़ाना, कोई कोचिंग बची ही नहीं है। बच्चा क्या करेगा भाई, मजबूरन उसी कोचिंग में जाएगा, सुनो, मजबूरन उसी कोचिंग में जाएगा, मतलब एक तरह से उन्होंने मार्केट को कंट्रोल कर लिया। The desire to secure monopolistic position prompt producers to join together under one barrier। सर वो मोनोपोलिस्टिक तो नहीं कहा जाएगा, मोनोपोली कहा जाएगा। मोनोपोली पाने के लिए वो अगर एक छत के नीचे आ जाते हैं तो उससे उनका ही फायदा हो। नंबर 4 बिजनेस साइकिल, बोलो याद है बच्चों, बताया था आपको, आओ यहाँ देखते हैं। हाँ सर, बिजनेस की हवा कभी नरम कभी गर्म, सर ये रही नरम, ये रही गर्म, ये रही नरम, ये रही गर्म। बेटा जब ये ऊपर होता है ना तो इसको बोलते हैं बूम, क्या बोलते हैं, बूम। जब ये अपने टॉप पे होता है ना इसको बोलते हैं पीक, पहाड़ की पीक होती है ना, तो वो यहाँ से गिरना शुरू हो। जब ये यहाँ पे आता है तो इसको बोलते हैं रिसेशन, रिसेशन या डिप्रेशन, या डिप्रेशन। बेटा बिजनेस जब ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं बूम, जब टॉप पे रहता है उसको बोलते हैं पीक, मतलब बिजनेस अच्छा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चले, इकोनॉमी ग्रोथ पे है तो बेटा डिमांड ज़्यादा है, बिजनेसमैन बनाएगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बनाएगा। जब ये गिरने लगता है ना तो मतलब कि भैया आप बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन जा रही हैं, डाउन जाती हैं तो इसको बोलते हैं रिसेशन या डिप्रेशन। समझ में आ रहा है ना, डिफ्लेशन भी बोल सकते हैं इसको। जब ये एकदम लो पे रहता है तो उसको बोलते हैं ट्रग, क्या बोलते हैं, ट्रग, एकदम लोएस्ट पॉइंट पे, फिर यहाँ से ही चालू होता है, इसको बोलते हैं रिकवरी, रिकवरी, यहाँ इतना रिकवरी, फिर ये बूम, फिर ये फॉल, फिर ये रिसेशन। ये होती है बिजनेस साइकिल बेटा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कभी ऊपर कभी नीचे। इस बिजनेस साइकिल से बचने के लिए हम क्या फॉर्म करते हैं, अपना कॉम्बिनेशन, क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्बिनेशन। बिजनेस साइकिल हम आपको इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जो भी चीजें बताई जा रही, जैसा कि आपको बताया था, एक ये एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर, बस एक एक झलक देखते चलो। इंपॉर्टेंट क्या है, टू रिड्यूस कॉम्बिनेशन एंड कंबाइन टू सेव देमसेल्फ, किससे बचाएंगे, इस डिजास्टर से, इस बिजनेस साइकिल के डिजास्टर से बचाने के लिए वो एक साथ आ जाते हैं जिससे वो बच सके। समझ में आ रहा है, यस सर, क्लियर है। इसमें बस इतना पार्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये देखो लिख रहा है ट्रेड साइकिल, बूम, पहले बूम आता है, फिर डिप्रेशन आता है, क्या रहा सर, पहले बूम आया, डिप्रेशन आया, बस वही बोल रहा है। फोर्सेस प्रोड्यूसर टू रिड्यूस कंपटीशन एंड टू कंबाइन टू सेम देम, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा ये दो पॉइंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला और इन्फ्लुएंस ऑन टैरिफ वाला, ये दोनों पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता है कि आपकी बुक बोलना क्या चाह रही है, हम खाली अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों नहीं समझ में आता है सर, आओ दिखाते हैं डेफिनेशन, तुम भी लैंग्वेज देखो। जॉइंट स्टॉक कंपनी, थ्रू जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब जब कंपनी बन जाती है जहां पे शेयर्स निकलते, मालिकों को शेयर मिल जाते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस अदर कंपनीज कैन इजीली बी एक्वायर्ड बाय पीपल। ये बोल रहे हैं कि अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसके शेयर्स बाजार में हैं, ये एक दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मान के चलो बी लिमिटेड, इसके शेयर्स को आसानी से टेक ओवर कर सकता है, आसानी से टेक ओवर कर सकता है, यानी कि अक्वायर्ड बाय पीपल, या लोग टेक ओवर कर सकते हैं, पीपल। पहले ये बोलता है लोग टेक ओवर कर सकते हैं, देखो अक्वायर्ड बाय पीपल, जनता, दे कैन टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर। ये बोल रहे हैं क्योंकि लोग इसमें शेयर्स पा सकते हैं तो ये भी शेयर पा सकता है आसानी से, तो ये इसके बिजनेस को इजीली टेक ओवर कर सकता है। बच्चों कोई इजीली टेक ओवर किसी बिजनेस को नहीं करा जा सकता, क्योंकि हमारे भारत में एक्ट चलता है, इसका नाम कानून का नाम है MRTP, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, कंपटीशन एक्ट, TITION, कंपटीशन एक्ट 2002, समझ रहे हो। उसके अलावा हमारे वहाँ पे कंपटीशन कमीशन भी है। कंपटीशन कमीशन इंडिया का इतना जोरदार है कि सीधे हजारों करोड़, हजारों को नहीं तो करोड़ों की पेनल्टी तो ठोक ही देता है दोस्त, करोड़ों की, इंडियन रेलवेज पे, सेबी पे, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों पे इसने ये पेनल्टी नहीं ठोकी हुई, कंपटीशन कमीशन ने रेलवे पे वो ठोकी हुई है पेनल्टी, कई करोड़ रुपए की। इसने गूगल पे पेनल्टी ठोकी हुई है, समझ रहे हो। इसने आपका
बीसीसीआई पे पेनल्टी ठोकी हुई, बीसीसीआई भारत क्रिकेट एसोसिएशन वालों पे। क्यों? क्योंकि आईपीएल के राइट्स नहीं दे रहे थे किसी को। तो कंपटीशन कमीशन बैठा हुआ है बच्चों, कंपटीशन एक्ट, यहाँ मैंने ये लिया क्या एक्ट, कंपटीशन कमीशन। कंपटीशन कमीशन बैठा हुआ है। इतना आसान नहीं कि किसी और को टेक ओवर कर लेना, आप समझ रहे हो ना? लेकिन आपकी बुक लिख रही तो भाई देख लो। तो बोला इजीली एक्वायर्ड बाय पीपल, तो वो दूसरा आदमी भी उसको टेक ओवर कर सकता है। द मेथड इज टू एक्वायर द कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ ईच अदर कंपनी। कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर, सर आपको अगर किसी कंपनी में कंट्रोल करना है तो वहाँ मिनिमम 50% प्लस 1 शेयर आपके पास होने चाहिए। अब इसको चेंज करके अब इसको वोटिंग पावर कर दिया। अब इसको क्या कर दिया गया है? वोटिंग पावर। सर ऐसा क्यों? आओ थोड़ा सा समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट। बेटा किसी कंपनी को चलाना, देखो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक अलग व्यक्ति है, ठीक है ना? कंपनी एक व्यक्ति है कानून की नज़र में। कंपनी, आपका जो कंपनी चैप्टर में कोशिश करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग करके डाल दूं, तो उसमें आप देखोगे मैं बताऊंगा कि कंपनी एक अलग ही व्यक्ति है, इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है सर? तो कंपनी को चलाता कौन है? एम्प्लॉयज नहीं, कंपनी को चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर हमने तो सुना है सीईओ सीएफओ ये सारे लोग चलाते हैं। सीईओ सीएफओ को अपॉइंट करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, बोलते हैं बीओडी। जैसे आपके स्कूल में डायरेक्टर हुआ करते थे ना, जब आप स्कूल के दिनों में थे, डायरेक्टर आपके स्कूल को संभालते थे, मेन सर्वे सर्वा, वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की सर्वे सर्वा हो। तो जिस प्रकार से इस देश में आप देखो देश वाला सिस्टम है बच्चे, इंडिया, इंडिया का सर्वे सर्वा कौन है? पॉलिटिशियंस। कौन है? पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस अपॉइंट करते हैं किनको? आईएएस को, आईपीएस को जो एक्चुअल वर्किंग देखते हैं, आईएफएस को। बोलो ऐसा नो? ठीक वैसे ही कंपनी के सर्वे सर्वा होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये अपॉइंट करते हैं आपके सीईओ को, सीएफओ को, आप कह सकते हो सीईओ को, एंड एटसेट्रा, कंपनी की वर्किंग को देखते हैं। बेटा ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, इनका चयन होता है थ्रू वोटिंग। इस प्रकार से देश में पॉलिटिशियंस का चयन कैसे होता है? वोट के द्वारा। वैसे इनका भी चयन होता है द्वारा वोटिंग। वोटिंग वोटिंग करता कौन है सर? आम पब्लिक। हम आप वोटिंग कर सकते हैं? नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन में वोट वही कर सकता है जिसके पास कंपनी का शेयर हो, कंपनी का क्या हो? शेयर हो। वो भी मेनली जो चलता है वो होता है इक्विटी शेयर। शेयर, इक्विटी शेयर क्यों होता है, क्या होता है सर? कंपनी के डिस्कस में चैप्टर में डिस्कस करें, ठीक है? तो जिसके पास शेयर होता है वही वोटिंग कर सकता है फॉर द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा अमूमन जो नोट रियल नियम चलता है ना, वो होता है कि 1 वोट 1 शेयर, 1 शेयर देता है आपको 1 वोट का। 1 शेयर बराबर 1 वोट। मतलब सर अगर मेरे पास 1000 शेयर हैं तो आपके पास 1000 वोट होंगे। सर मेरे पास 1 लाख शेयर है तो मेरे पास 1 लाख वोट होंगे। सर कोई व्यक्ति के पास 100 शेयर है तो उसके पास सिर्फ 100 ही वोट होंगे। सर ये कहे कि डेमोक्रेसी, गरीब आदमी के साथ अपमान हो रहा है। सर एक व्यक्ति को एक वोट दो, नहीं बेटा ये डेमोक्रेसी नहीं, ये कंपनी है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए समझ में आ रहा है ना? ठीक है सर। तो अगर आपको किसी कंपनी में अधिकार पाना है, फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड को, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड में मालिकाना हक पाना है तो क्या करेगा सर? वो इसमें 50% प्लस 1 शेयर या वोटिंग पावर खरीद लेगा। 50% प्लस 1 क्यों सर? मान के चलो 2 कैंडिडेट हैं जिस इलेक्शन में खड़े हुए हैं। एक है तुम्हारा मोटू और एक है पतलू फॉर द पोस्ट ऑफ बीओडी, ठीक है ना? ए लिमिटेड चाहता है कि मोटू बन जाए बीओडी में और बी लिमिटेड चाहता है कि पतलू बन जाए। ए लिमिटेड के पास 50% प्लस 1 शेयर है। इसने मोटू लिमिटेड को 50% मान के चलो 50.1% वोट दे दिया, ठीक है ना? 50% प्लस 1 शेयर बोल लो, छोड़ो ना सर, 50.1 50.00001%, ठीक है? इतना वोट इसको दे दिया, एक शेयर से इतना इसका हो ही गया होगा। पतलू को बी लिमिटेड की तरफ से 49.9999 तो 3 4 5 इतने परसेंट वोट मिले, ठीक है ना? जस्ट एक शेयर उसके होने की वजह से। बताओ भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन जाएगा? मोटू जाएगा। सिर्फ एक शेयर होने की वजह से 50% प्लस 1। इसीलिए बच्चों
अगर किसी कंपनी को दूसरी कंपनी में अधिकार पाना, ओनरशिप पानी, तो उसको कितने शेयर खरीदने पड़ते हैं? 50% प्लस वन मिनिमम। क्लियर है ना? चलो समझ गए होगे आप। वेयर वर यू? हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कह रहा दिस मेथड इज टू अक्वायर द कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर। कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर कितना हो गया? या बगल में नोट कर लेना, पेन का कलर में चेंज कर लूँ। 3% ऑफ शेयर प्लस वन। 50% करेक्ट नहीं होना चाहिए बच्चों। 50% होगा तो दोनों के बीच में टाई हो जाएगा इलेक्शन में। बोले ऐसा नो, तो 50% प्लस वन होना चाहिए। आगे चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ। ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आते आपके बुक के, फिर भी आओ देखते हैं। व्हेन इंपोर्ट ड्यूटी इज लिवाइड, लिवाइड मतलब लगा दी जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब इंपोर्ट टैक्स। कोई भी सामान, अगर आप मान के चलो विदेश से, देखो जैसे विदेश से कोई सामान आता है ना, देश में इंपोर्ट होता है बाहर से, यहाँ इंडिया है, और बाहर से कोई सामान इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो सरकार हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स मारे ना जाए तो इस इंपोर्ट होने वाले सामान पे कुछ टैक्स लगा देती है। इसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। और इससे क्या होता है? इससे एक तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, सरकार को टैक्स कलेक्शन ज़्यादा मिलता है। दूसरा, ये जो आने वाला सामान है ना, ये इंडिया में आते आते इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से, क्योंकि ये भी कॉस्ट में ऐड होगा, ये भी कॉस्ट में ऐड होगा, तो ये भी कॉस्ट में ऐड होता है ना, तो ये सामान इंडिया में आके महंगा हो जाता है। क्या हो जाता है? महंगा। विदेश से आया हुआ सामान जब इंडिया में महंगा हो रहा है, तो मतलब इंडियन सामान कंपैरिजन में सस्ता होगा। इंडियन सामान कंपैरिजन में सस्ता होगा, और इंडियन सामान क्योंकि कंपैरिजन में सस्ता होगा, कंपैरिजन में सस्ता होगा, तो यहाँ के लोग इंडियन सामान को प्रेफर करेंगे, ना कि फॉरेन को। ये सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगा। क्लियर है ना? ठीक है सर। चाइनीज सामान पे इंपोर्ट ड्यूटी सबसे ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सस्ता सामान बेच देते हैं। हमारे लोकल प्रोड्यूसर तो गए ना, बोले सुनो ऐसे तो काम चल चुका सर, फिर हमारे लोकल वाले तो मारे जाएंगे। आप जो 50 रुपए का ईयरफोन खरीद के आते हो, चाइना इंडिया में से 2 रुपए में बेचता, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। तो हमारी सरकार उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी, डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। ये सब क्या होते हैं हम लोग बाद में समझेंगे, अभी फास्ट ट्रैक। तो डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, तरह तरह के टैक्सेस लगा देगी, जिससे वो महंगा हो जाए और हमारे देश के जो लोकल प्रोड्यूसर है उनका सामान जनता ज़्यादा खरीदे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, व्हेन इंपोर्ट ड्यूटी इज लिवाइड ऑन फॉरेन गुड्स एंटरिंग द कंट्री। समझ गए होगे आप, देश में जो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं। फॉरेन कंपटीशन एंड्स विथ द रिजल्ट दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ग्रो इन लार्ज नंबर एंड देयर इज इंटेंस कंपटीशन अमंग देम। अब ये लाइन, फॉरेन कंपटीशन समाप्त हो जाता है विद द रिजल्ट, कैसे समाप्त हो जाता है? फॉरेन कंपटीशन ही समाप्त हो जाता है, चलो ठीक है। दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ग्रो इन लार्ज नंबर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बहुत सारे हो जाएं, बहुत सारे हो जाएं, ठीक है सर, हो सकते हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, मतलब जो हमारे देश के अंदर है। एंड देयर इज इंटेंस कंपटीशन अमंग देम। बेटा अगर हमारे डोमेस्टिक कंपटीशन, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के बीच में ही इंटेंस कंपटीशन होगा, तो फॉरेन कंपटीशन एंड कहाँ से होगा? इनके सेंटेंस का सेंस आप देख रहे हो। फॉरेन कंपटीशन एंड्स विद द रिजल्ट दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ग्रो इन लार्ज नंबर्स एंड देयर इज इंटेंस कंपटीशन अमंग देम। टू सर्वाइव होम प्रोड्यूसर्स रिजॉर्ट टू कॉम्बिनेशन। ये लाइन समझ में आ रही भाई? टू सर्वाइव, फॉरेन कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए जो होम प्रोड्यूसर्स हैं ये एक साथ आ जाते हैं, ये एक आ जाते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि सर मान के चलो, मान के चलो आईटी सेक्टर में इंडिया में टीसीएस है, इंडिया में इन्फोसिस है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है ना। अब बाहर की कोई बहुत बड़ी टेक्निकल जायंट, फॉर एग्जांपल गूगल, गूगल चाहती है कि वो इंडिया में आके टीसीएस और इन्फोसिस का मार्केट तोड़ दे। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी, और इन्फोसिस आपको पता है नारायण मूर्ति साहब की कंपनी, और टीसीएस तो रतन टाटा सर, फुल रिस्पेक्ट। वो चाहती है कि वो इंडिया में आके इनका मार्केट तोड़ दे। ये इंडिया में है, और इंडिया मान के चलो, है ना, ये इंडिया में आके इनका मार्केट तोड़ना चाहती है। सरकार तो अपना काम जो करेगी सो करेगी। ये तो सोच बोलते हैं देख भाई, गूगल बड़ी कंपनी, अपन लोग छोटे कंपनी है। वैसे तो ये टाटा ग्रुप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ मान के चले बोलते हैं अपनी थोड़ी छोटी कंपनी है, इन्फोसिस बोलते हैं हम थोड़ी छोटी कंपनी। एक काम करते हैं ना, हम मिल हम मिल जाते हैं, हम मिल के बनाते हैं एक कंपनी। बेटर एग्जांपल होगा ना, आप टीसीएस इन्फोसिस को छोड़ो, टीसीएस इन्फोसिस को छोड़ो, आप बात करो चाइनीज ब्रांड जैसे बी के इलेक्ट्रॉनिक्स। बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हो बच्चों? दिस इज द मदर कंपनी फॉर वीवो, ओप्पो, वन प्लस। जितने आप चाइनीज फोन चलाते हैं ना, उन सबकी मदर कंपनी यही है, यही है वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, और भी कंपनियां इसके अंदर में आती। बोलो यस और नो?
ये बोलती है कि भारत के मार्केट को पूरी तरह से तोड़ देना है। भारत में सर मोबाइल कंपनियां कौन सी हैं? मिल्क। कौन सी हैं? मिल्क। सर मिल्क क्या है? माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा और कार्बन। कौन सी? माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा और कार्बन। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स भारत आके यहाँ के मार्केट को पूरी तरह तोड़ देना चाहती है, अपना पूरा मार्केट बना। हमारी मिल्क कंपनियां बोलती हैं देखो भाई हम छोटे लेवल के हैं, हम कमजोर हैं, अब समय आ गया है हम सारे सारे हम मिल जाएंगे, तभी हम फॉरेन कंपटीशन को सरवाइव कर पाएंगे। ये शायद वही पॉइंट बोलना चाह रहा है, लेकिन इस तरीके से बोल रहा है जिसका कोई सेंस नहीं लगता। ये बोल रहा है टू सरवाइव होम प्रोड्यूसर रिजॉर्ट टू कॉम्बिनेशन। तो मैं कहूँगा इसमें आप सीधे यही लिख दो, इसमें सीधे आप कितना ध्यान दोगे? आप इतना ध्यान दोगे, पहले तो आप यहाँ ऐड कर लो टू सरवाइव फॉरेन। कलर चेंज कर लेते हैं। बच्चे बोलते हैं सर आप एक ही कलर से लिखने लगते हो तो फिर लिखते ही रहते हो। आओ कलर चेंज ऐड कर लो, सरवाइव फॉरेन कंपटीशन। बस उसके आगे लाइन ऐड कर ले, क्या? टू सरवाइव फॉरेन कंपटीशन होम प्रोड्यूसर्स रिजॉर्ट टू कॉम्बिनेशन। बस इस लाइन का इतना सेंस बना। क्लियर है? आगे चलते हैं। कल्ट फॉर कोलोसल। बच्चे देखो, कल्ट मतलब होता है किसी एक प्रकार का ग्रुप। कल्ट आप कह सकते हो जैसे कोई पर्टिकुलर लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है एक्स, है ना? ये एक्स है, ये कुछ अलग तरह की प्रोफेसीज बतियाता है। इसका कहना है कि हमारी जो दुनिया है ये एलियन द्वारा शुरू की गई थी, और कई तरह का आपको मिलते हैं ना ऐसे कई सारे लोग जो कि एक पंथ बना देते हैं, एक पंथ बना देते हैं। कल्ट मतलब एक पंथ, कि हमारा दुनिया जो है ये एलियन द्वारा शुरू की गई थी, या हमारे जो भगवान है वो कोई अलग ही है, उनका नाम ऐसे है, ये वो करके, है ना? और इनके नीचे लगभग लगभग ऐसे 30,000 लोग आ जाते हैं जो है एक्चुअली इनकी बात को मानने लगते हैं कि हाँ भाई हमारी दुनिया एलियन ने बनाई थी, हमारे भगवान ही हमारे भगवान वो है जो भी, ठीक है ना? तो ये 30,000 लोग जो एक्स की बात मान रहे हैं ना, इनको बोला जाएगा कल्ट। क्या बोला जाएगा? कल्ट। यहाँ भैया ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को मान लिए हैं कि भैया ये जो बोल रहा है वो सही है, वो पावरफुल है, ही इज ऑल माइटी। क्या है वो? ऑल माइटी। इसको बोलते हैं कल्ट, पंथ बोलते हैं इसको। तो ये बोलता है कल्ट फॉर कोलोसल। कोलोसल मतलब होता है बुलंद, बड़ा, बुलंद या बड़ा, जोरदार जिसको आप बोलते हो। कल्ट फॉर कोलोसल मतलब जो बड़ा बिजनेस है ना बेटा, जो बड़ा बिजनेस है ना, वो अपने कल्ट को, एक पंथ को लीड करे, सारे लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे, सारे लोग उसके नीचे रहेंगे। ऐसा होता है क्या सर? और देखते हैं। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से भारत में अगर आप सॉल्ट की बात करो, अगर आप सॉल्ट की बात करो तो सर सॉल्ट में एक ही कोलोसल कंपनी है, दैट इज टाटा सॉल्ट। कौन सी? टाटा सॉल्ट। बहुत सारी और कंपनियां आप कह सकते हो सर, प्यूरो कंपनी एक है, उसके बाद बिग बाजार वाले शायद अपनी रखे, कैसे करके कई सारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ह्यूज जायंट कौन है उसमें से? टाटा सॉल्ट। कौन सा है? टाटा सॉल्ट। बड़ी सारी कंपनियां उसके पीछे 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 चल रही हैं, वो पीछे 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 चल रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो कल्ट फॉर कोलोसल। देखो बेटा, जो बड़ा बिजनेस होता है, जो अच्छा बिजनेस होता है, जो बड़े लेवल पे होता है ना, सारी इज्जत उसी की होती है, सारे लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, भाई ये बिजनेस जो कर रहा है। तो कई कई बार छोटे 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 जो बिजनेस होते हैं ना, ये सोचते हैं यार एक काम करते हैं ना, मिल के बड़ा बन। अलग अलग तो हम बड़ा बन नहीं पाएंगे, अलग अलग हमको बड़ा बनने में बहुत समय लगेगा। एक काम करते हैं ना, हम मिल जाते हैं, मिल के एक बड़ा बिजनेस, जिससे हमारी भी इज्जत हो। बस वही इस लाइन में। Business units of large size are more respected than units of small size. This compels मतलब मजबूरी में मजबूर कर देता है smaller business to combine and become। समझ में आया ना भाई? बड़े की इज्जत हम भी मिलके बड़े हो जा रहे हैं। बोले यार सुनो, अब सर किसी मोहल्ले में एक घर में 5 भाई रहते हैं जो मोहल्ले में दादागिरी कर रहे हैं, बाकी मोहल्ले में 6-7 घर हैं जिसमें हर घर में एक एक भाई है। दो साथ तो क्या बोलते हैं, आओ साथों एक साथ आ जाते हैं, तब तो हम इनसे भी बड़े हो जाएंगे, तब तो हमारी इज्जत ज्यादा होगी। दैट इज कल्ट फॉर कोलोसल। क्लियर हो गया होगा? इसमें आप सिर्फ इतना देख लीजिएगा, लार्ज साइज आर रिस्पेक्टेड तो बिजनेस टू कंबाइन बिकम एंड बिग। कंपल्स भी कर लेना, एक कंपल्स स्मॉलर बिजनेस टू कंबाइन एंड बिकम बिग, वो साथ में आए और वो बड़े बन जाए जिससे उनकी भी इज्जत हो सके। क्लियर है बच्चों? यस सर। आगे चलते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी।
अब बेटा एक चीज को समझोगे आप, बिजनेस में कुछ ऐसे माइंड होते हैं ना, कुछ ऐसे माइंड होते हैं ना, जिनकी लेवल ऑफ थिंकिंग, जिनका दिमाग, जिनकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है ए, एक बिजनेस है बी, एक बिजनेस है सी। ए में एक बंदा है जिसका नाम है एड। एड जो है ना, एड इज अ चैंपियन इन मार्केटिंग। एड जो है ना, मार्केटिंग में चैंपियन है, बहुत शानदार मार्केटिंग का। एक दूसरी कंपनी बी में एक बंदा है टेड। ही इज अ मास्टर मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स। मतलब एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करना है, एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करना है, उनकी सैलरी कितनी देनी है, करेक्ट आदमी की आप कह सकते हो रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, वो सारी चीज़ों में परफेक्ट बनता है एड टेड। और तीसरी कंपनी है, उसमें एक बंदा है, उसका नाम है एडी। एडी इज अ परफेक्ट पर्सन आप कह सकते हो इन प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का कैसे हो, सस्ते से सस्ते कॉस्ट में अच्छा से अच्छा रॉ मटेरियल कहाँ से आ जाए। एडी इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट है बच्चों, एडी इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट है। इज परफेक्ट ऑन ऑल दीज थिंग्स। जस्ट अ सेकेंड, अ सेकेंड। हाँ, हाँ लिख रहे थे हम। ओके, हियर वी गो। तो प्रोडक्शन में ठीक है, एड, टेड और एडी, ये प्रोडक्शन में फैंटास्टिक है। ठीक, अब देखो एड तो ए में है, टेड बी में है और एडी सी में है। ए बी सी आपस में कंबाइन होकर बन जाती हैं डी। क्या बन जाती हैं? डी। वाह सर वाह। अरे ठीक है। अब क्या हुआ सर, यहाँ पे एड भी प्रेजेंट हो, एड भी प्रेजेंट हो गया और एडी भी प्रेजेंट हो गया। मतलब अब डी लिमिटेड में ना इन तीनों के सर्विसेज के फायदे, किसके किसके, एडिटेड और एडी तीनों के। मतलब सर अब ये ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में भी परफेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स में भी और प्रोडक्शन में भी। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी एडवांटेज मिल गई। इसीलिए बेटा तो बिजनेस कई कई बार ना एम्प्लॉयज के लिए आपस में कंबाइन कर जाती है। हाँ चलो भैया वो आएगा तो सबका फायदा होगा। वही ये बात बोल रहा है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। इन एवरी इंडस्ट्री देयर आर अ फ्यू गिफ्टेड पर्सन, गिफ्टेड मतलब गॉड गिफ्टेड बच्चों, बहुत कैपेबिलिटी who possess extraordinary मैनेजमेंट स्किल। मतलब उसके किसी किसी चीज में स्किल ऐसा होगा ना जिसको बोलेंगे परफेक्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इंसान तो है ही नहीं है, भगवान है इस चीज का। द नंबर ऑफ बिजनेस यूनिट्स इज फार लार्जर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड बिजनेस मैग्नेट। बिजनेस मैग्नेट मतलब जो बिजनेस में ग्राहक को खींच के ले आए मैग्नेट की तरह। फिर बोलते हैं बेटा बिजनेस तो बहुत ज्यादा है, बिजनेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट्स कंबाइन टू टेक एडवांटेज, कंबाइन टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑफ दीज बिजनेस ब्रेन्स। ये कहते हैं भैया हम कंबाइन कर जाते हैं, बिजनेस कंबाइन कर जाते हैं जिससे वो इन लोगों का दिमाग का फायदा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेटेंट लॉस। पेटेंट तो तीन चीजें हैं बेटा, आपको अंतर समझना जरूरी है। पेटेंट, कॉपीराइट। क्या होता है पेटेंट, क्या होता है कॉपीराइट? जब आप बुक देखते हो तो बुक के नीचे लिखा रहता है कॉपीराइट, क्या लिखा रहता है? कॉपीराइट, ऐसे करके सिंबल बना रहता है। और पेटेंट मैं बताता हूँ, पेटेंट इज फॉर सर्टेन काइंड ऑफ इन्वेंशन या टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा मेरा एग्जाम्पल वॉल्वो वाला, कि कैसे वॉल्वो ने बनाई थी 3 पॉइंट सीट बेल्ट। अगर वॉल्वो चाहती तो वो उस डिजाइन का, उस 3 पॉइंट सीट बेल्ट का पेटेंट ले सकती थी। क्या ले सकती थी बेटा? पेटेंट। पेटेंट का मतलब है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ द पेटेंट, जिसके नाम पे पेटेंट निकला हुआ है यहाँ पे वॉल्वो, उसके परमिशन के बगैर कोई तीसरा आदमी इस टेक्नोलॉजी का या इस खोज का या इस इन्वेंशन का यूज नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द पेटेंट होल्डर। बोलो समझ में आ रहा है? कॉपीराइट की बात आती है ना तो ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्क, LITE RARY, लिटरेरी वर्क। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बुक लिखी है ना,
तो बुक का कॉपीराइट मेरा हो गया, उस पे जो भी अगर उसको दोबारा छापना है, छाप के बेचना है, तो पूरा अधिकार किसका है? मेरा है, क्योंकि बुक मेरी है। मैंने कोई गाना लिखा, मैंने कोई गाना लिख दिया, मैंने कोई पोएम लिख दिया और उसको रजिस्टर करवा दिया। उस गाने पे, उस पोएम पे, उस सॉन्ग पे, उस स्क्रिप्ट पे, मूवी की स्क्रिप्ट मैंने लिख दी, मैंने एक स्टोरी लिख दी, उस स्क्रिप्ट पे अधिकार मेरा है। मतलब उसकी कॉपी मैं सिर्फ मैं कर सकता हूँ। कोई और व्यक्ति अगर उसकी कॉपी कर रहा है तो उसको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं परमिशन तो दूंगा, लेकिन बदले में क्या चार्ज करूंगा? पैसा। क्या चार्ज करूंगा? पैसा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे समझाओ सर क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल 3 कंपनी है, BMW, मर्सिडीज, आउडी और वॉल्वो। बेटा वॉल्वो की गाड़ियां भी बड़ी लग्जरी होती हैं, वॉल्वो की गाड़ियां भी लग्जरी होती हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये दो 3 कंपनियां हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वॉल्वो ने एक्चुअली उस 3 पॉइंट सीट बेल्ट का, जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट थी, उसका पेटेंट ले लिया होता। मान के चलो क्या ले लिया होता? पेटेंट, कि भैया मेरी इन्वेंशन है, हम लोगों ने खोजी, हमने R&D पे खर्चा किया। जैसे वैक्सीन अभी आपकी कोविशील्ड वगैरह जो है, इसका पेटेंट ले लिया गया कि भैया हमारी खोज है, ठीक, इसका ये पेटेंट ले लेते। और गवर्नमेंट 3 पॉइंट सीट बेल्ट की सेफ्टी को देखते हुए कहती है कि भैया अब जो भी कार चलेगी, जो भी कार बनेगी, उसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट होना मैंडेटरी है, कंपलसरी, बगैर उसके आप सड़क पे गाड़ी उतार ही नहीं सकते। और ऐसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं बेटा। हमारे भारत में नहीं होते हैं, तो हमारी सरकार शुरू से इस चीज़ को लेकर बड़ी ढीली है। लेकिन बाकी देशों में, US UK आप जाओ तो वहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी सेफ होती है, तो वहाँ पे कई सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट ने बोला मैंडेटरी है। अब ऑडी, BMW और मर्सिडीज, सर ये क्या करें? ये वॉल्वो के पास गए कि वॉल्वो वॉल्वो हमको सीट बेल्ट बनाने दे दो, हमको सीट बेल्ट बनाने दे दो, पेटेंट हमको दे दो, कुछ पैसा हमसे ले लो। वॉल्वो ने एक बहुत हाई अमाउंट, वॉल्वो ऐसा तो डॉलर में डिमांड, वॉल्वो ने एक बहुत हाई अमाउंट डिमांड कर दिया, बहुत हाई। अब ये तीनों करें तो करें क्या? ये तीनों आपस में बैठे, आपस में बैठ के इन लोगों ने साझेदारी की। फिर वॉल्वो के पास ऑफर लेके कि वॉल्वो वॉल्वो ऐसा करो ना कि मान के चलो यहाँ पे तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, मान के चलो कोई इंजन होता है या कोई बड़ी इन्वेंशन, ये कहते हैं एक काम करते हैं ना, हम सारे आपस में मिल जाते हैं, हम सारे आपस में मिल जाते हैं, हमारा फाइनेंस, हमारी मशीनरी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे डिज़ाइन तुम्हारे हो जाएंगे और तुम्हारा पेटेंट हमारा हो जाएगा। हमारा पेटेंट क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। उससे क्या होगा? सबका फायदा है, तुमको भी चीज़ें मिलेंगी और हमको भी फायदा मिलेगा। बोल बोलते हैं, ठीक। तो पेटेंट यूज़ की वजह से, कि भैया पेटेंट यूज़ कर सकें, कई बार कंपनियां आपस में या बड़े बिजनेस आपस में मिल जाते हैं। कंसंट्रेशन हैज बीन ग्रेटली फॉस्टवर्ड बाय पेटेंट लॉज। ये कानून है कि बगैर पेटेंट मालिक की परमिशन के आप उसके पेटेंट का सामान यूज नहीं कर सकते। पेटेंट्स गिव अ मोनोपोली पोजीशन टू इंडिविजुअल फर्म। जिसके पास पेटेंट, उसके पास मोनोपोली पोजीशन, वही बना सकता है। कानून ही बोलता है कि उसके अलावा कोई और नहीं बना पाएगा। मेनी टाइम्स कॉम्बिनेशंस आर रिसॉर्टेड मतलब कॉम्बिनेशन के बारे में सोचा जाता है। तो combinations are resorted to for enjoying the benefits of patent rights standing in the name of a particular unit। बोलो समझ में आ रहा है? जैसे कई कई लोग इन्वेंशन करते थे, आपका बल्ब की इन्वेंशन हुई, एरोप्लेन की इन्वेंशन हुई, तो इस सब की इन्वेंशन होने के बाद देखो भाई, जिसने इन्वेंशन की ना, उसने उसको कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं किया, उसने उसको बना के बेचा नहीं। क्या होता था कि उनके पास कंपनी आती थी, कंपनी कहती थी देखो भाई आप हमारे साथ जुड़ जाओ, पेटेंट आपका प्रोडक्शन करके हम बेचेंगे और प्रॉफिट्स हम आपस में बांट लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो कई कई बार पेटेंट्स की वजह से भी कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, कॉम्बिनेशन कर लेती हैं। एंड लास्ट, इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। ये पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा रिलेवेंट है। देखो, टू बी एबल टू compete इन इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली ये अंडर डेवलप कंट्रीज की, जैसे इंडिया। भैया इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़े बड़े आपके फर्म्स हैं जो बहुत डेवलप हैं, बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाले हैं। उनसे कंबाइन करने के लिए हमारी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, compete करने के लिए ये आपस में मिल जाती हैं। ये आपस में क्या करती हैं? मिल जाती हैं, जिससे compete कर सके बड़े बड़े फर्म्स से। The size of the unit must be very large. Combination of different units would reduce the risk involved in buying and selling in markets of an international character। तो समझ में आया क्या? आपको आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउट्स को पूछ सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। हैव अ नाइस डे, शब्बा खैर, ख्याल रखिए।